नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और आज से हम अपना एक नया इनोवेशन लेकर आए हैं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो आगामी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आज से हम इंटरमीडिएट फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं आपके, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर या पूछे गए हैं, उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्षेत्र से तात्पर्य है विद्युत क्षेत्र से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमको आवेश समझना है, फिर विद्युत क्षेत्र समझना है। इन बुनियादी चीज़ों को समझने के बाद इनसे संबंधित जो डेरिवेशंस हैं आपके इस चैप्टर में, हम उन पर वर्क करेंगे, क्योंकि वो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बेसिक बातें को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक बेसिक डिफिनेशन है आपकी आवेश की, कि आवेश आखिर होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो आवेश यानी चार्ज कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, किसी भी पदार्थ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, तो वो पदार्थ जो होता है वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, यानी कि उस पर आवेश आ जाता है। यानी सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है। और आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल क्यू से। तो ये है हमारा आवेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही हम आवेश कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आवेश जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो हमारी प्रकृति में दो टाइप के आवेश हैं, एक है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होते हैं, समझिए इस बात को। आवेश के दो टाइप हैं, एक आपका धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और एक आपका ऋण आवेश। ये दो तरह के आवेश हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। अब धन आवेश कब उत्पन्न होता है, ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है, इस चीज को आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। धन आवेश जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जहां कहीं ऐसी स्थिति बन रही हो कि किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो उस पदार्थ पे कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को धन आवेश कहते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए ऋण आवेश की, कि निगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो इसकी उल्टा घटना जहां पे हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही आपका कहलाएगा ऋण आवेश। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो जहां कहीं इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो उस पदार्थ पे कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। यानी कि अभी तक हमने समझा आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश कब उत्पन्न होता है, जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और ऋण आवेश कब उत्पन्न हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो ये जो हैं आवेश आपकी प्रकृति में पाए जाने वाले धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे आवेश रखे होते हैं,
अगर दो आवेश एक दूसरे के करीब स्थित हों तो उनके बीच में कैसी घटना घटित होती है, क्या परिणाम देखने को मिलता है, तो ये देखते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति। एक आर्टिकल है आपका, आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति। ध्यान दीजिए, आपने अभी पढ़ा कि आवेश हमारे दो टाइप के होते हैं, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। अगर मान लीजिए एक आवेश आपका Q1 है और एक आवेश आपका मान लीजिए क्या है, Q2। अब ये दो आवेश हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब स्थित हैं। दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे के करीब स्थित हैं। तो अगर ये दोनों आवेश सेम नेचर के होंगे, यानी कि इनकी प्रकृति समान हो, प्रकृति समान होने का मतलब अगर आपका Q1 आवेश भी कैसा हो, धनावेशित हो, पॉजिटिव चार्ज हो इस पे, और आपका आवेश Q2 भी कैसा हो, धनावेशित हो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो। तो अगर कहीं ऐसी घटना देखने को मिलती है कि दो समान प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के नज़दीक स्थित होते हैं, तब ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। उनके मध्य क्या आरोपित होता है, बल आरोपित होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी कि आपके दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के करीब स्थित होंगे, तो उनके मध्य हमेशा और हमेशा कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। जैसे आप देख रहे हैं Q1 भी कैसा है, धनावेशित, Q2 भी कैसा है, धनावेशित, तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यही चीज हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये दोनों आवेश Q1 और Q2 इन पे कैसा आवेश हो, ऋण आवेश हो, यानी ये कैसे हों, ऋणावेशित हों, तब भी तो इनकी प्रकृति एक समान हो जाएगी, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश कैसे भी हो सकते हैं, वो ऋणावेश भी हो सकते हैं और वे धनावेश भी हो सकते हैं। तो अगर दो ऐसे आपके आवेश हों जो ऋणावेशित हों और एक दूसरे के करीब स्थित हों, तब भी इनका नेचर समान है, इनकी प्रकृति समान है। तो इस स्थिति में भी दोनों एक दूसरे पर कैसा बल आरोपित करेंगे, प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। तो समान प्रकृति की आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के करीब स्थित हो, कहने का मतलब अगर आपका आवेश Q1 कैसा हो, धनावेशित हो, आवेश Q1 कैसा हो, धनावेशित हो, और आवेश Q2 कैसा हो, ऋणावेशित हो, यानी कि दो आवेश हमने लिए Q1 और Q2। Q1 पे कैसा आवेश है, धनावेश है, Q2 पे कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो जब विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, तब इन दोनों के मध्य भैया कैसा बल आरोपित होता है, आकर्षण बल आरोपित होता है। एक दूसरे पर क्या आरोपित करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, आकर्षण बल आरोपित होता है। तो ये है आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति। इस समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल लगेगा। दो धन आवेश एक दूसरे के पास हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल, दो ऋण आवेश एक दूसरे के पास हैं तब भी उनके मध्य प्रतिकर्षण बल। लेकिन एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, वो दोनों जब एक दूसरे के करीब स्थित हैं तो उनके मध्य हमेशा कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी है लगने वाले बल की प्रकृति, आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब बात ये उठती है
कि आपने देखा कि दो आवेश वो कैसे भी हों प्रकृति में, चाहे धनावेशित हों या जड़ावेशित, अगर एक दूसरे के करीब स्थित हैं तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब कैसा फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है आवेश के नेचर पे, जो आपने अभी देखा। अब बात ये आती है कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है ये किन बातों पर डिपेंड करता है। कब बल ज़्यादा लगेगा, कब लगने वाला बल कम होगा, क्या फैक्टर्स हैं जो बल जो है डिसाइड करते हैं कि कितना लगेगा, कैसा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बारे में एक आर्टिकल है कूलाम का नियम। कूलाम ने अपना एक नियम दिया था कि आवेशों के मध्य जो बल लगता है यह बल किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, आपके चैप्टर में, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्या बताया कूलाम ने, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं एक हमारे पास आवेश है, एक चार्ज है Q1, और इसी के पास में एक दूसरा आवेश है Q2। दो आवेश हमारे पास हैं Q1 और Q2, और मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। दो आवेश हमने लिए Q1 और Q2, और इन्हें कितनी दूरी पर रखा गया है, R दूरी पर रखा गया है। तो मैंने कहा आवेश अगर हैं R दूरी पर स्थित हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में बल तो लगेगा ही लगेगा। वो चाहे प्रतिकर्षण बल लगे चाहे आकर्षण बल लगे, वो डिपेंड करेगा कि इनका नेचर कैसा है। हमने फिलहाल अभी यहाँ पे इनका नेचर नहीं दिखाया, ये नहीं बताया कौन सा धनावेश है कौन सा जड़ावेश है। हमने मान लिया एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2। तब कूलाम साहब ने ये बताया कि अगर Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे के करीब स्थित हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा यानी कि फोर्स, वो अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के। यानी कि दोनों का जो परिमाण है, इसका परिमाण कितना है Q1, इसका परिमाण कितना है Q2, इन दोनों के परिमाणों यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के। यानी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और कूलाम साहब ने ये भी बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो उनके बीच की दूरी यानी कि R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि लगने वाला जो बल है वो Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो लगने वाले बल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है, Q1 Q2 कम करते जाओ तो लगने वाले बल की वैल्यू भी कम होती जाएगी। लेकिन जो लगने वाला फोर्स है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर दो आवेशों के बीच की दूरी कम है तो उनके बीच में बल लगेगा ज़्यादा, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो उनके बीच में बल लगेगा कम। ठीक है, यानी कि हमारा जो बल होता है वो आवेशों के परिमाणों पर भी डिपेंड करता है और बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है ना। अब इन्हीं दो चीज़ों को अगर एक साथ हम मिला के लिख दें तो ये आपका होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। इसके बाद में जब हम प्रोसीड करते हैं तो देखिएगा, अब यहाँ F है, जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में क्या लिखा है Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये एक फार्मूला आ गया जिसकी सहायता से आप दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो K है ये आपका कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक।
ठीक है। और अगर आपका माध्यम वायु है या वैक्यूम है, निर्वात है, तो वायु या निर्वात के लिए जो k की वैल्यू होती है आपकी, वो हमेशा होती है 1। ठीक है। तो k माध्यम का परावैद्युतांक है, और अगर आपका माध्यम वायु या निर्वात हो तो k की वैल्यू हमेशा कितनी पुट की जाएगी? 1 पुट की जाएगी। ठीक है। और जो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यू होती है किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, ये बताइए। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कूलाम का नियम आपको समझ में आया होगा, फार्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है। के की वैल्यू 1 होती है वायु या निर्वात के लिए, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसका आंकिक मान इतना होता है और मात्रक ये होता है। अगर हम इस फार्मूले में 4 तो कांस्टेंट होता ही है, पाई भी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है, के की ये वैल्यू है, अगर सारी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं तो ये फार्मूला अपना एक नया रूप ले लेता है। वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक्स में आ जाती है 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको एक नया फार्मूला मिलता है, और इस फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं न्यूमेरिकल्स को लगाने में। ठीक है। तो ये आपका कूलाम का नियम है। हमने आज सीखा कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है। फिर जो लगने वाला बल होता है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, फिर क्या होता है कूलाम का नियम, फार्मूला क्या होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद में हम आगे जब भी बात करेंगे अगले वीडियो में, तो इसके आगे के जो डेरिवेशन है आपके पहले चैप्टर के, जैसे कि विद्युत द्विध्रुव आएगा, हम वो समझेंगे। उसके कारण अच्छी अवस्था में तीव्रता वो निकालेंगे, निरक्षीय अवस्था में तीव्रता वो भी निकालेंगे। तो सब अगले वीडियो में बातचीत उस पर होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।